जी, आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 98 नफरत से भरी इश्क की इंतहा पाए मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 98 नफरत से भरी इश्क की इंतहा पाए मदीहा शाह। मीरपुर ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। फरहान हमेशा की तरह फरहान के हाथ पर पट्टी करते साथ ही दरियाफ्त कर गया। नहीं, वो जो सोफे पर सर गिराए आंखें मूंद खुद के दिल में जल्दी आग को ठंडा करने की कोशिश में पड़ा हुआ था, उसके सवाल पर ससी सा जवाब वैसे ही बंद आंखों से पास किया। चलो उठो और घर जाओ। फरहान जो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, आसपास मुलाजमों को, कांच के टुकड़ों को और टूटे डाइनिंग टेबल और LCD को उठाते देख ससी सा फरहान को देख फर्स्ट बॉक्स लाजों का थमा गया। तभी बंद नीली लाल सुर्खी से माइल आंखें खोल सामने बैठे हुए जूत को देखा। तुम यहाँ कैसे आए? फरहान उसकी बात को इग्नोर करते मीरपुर आने की वजह पूछ गया। बहुत ही किसी ज़रूरी काम से आया हूँ। राज चाचू की ज़मीनों की कुछ पेपर्स और इनका हिसाब किताब इकट्ठा करते फाइल बनानी है। फरहान ने तफसील से बताते मुकाबले को देखा। छोड़ते पानी का गिलास लबों से लगाते एक ही सांस में खून से पानी पीते गिलास खाली कर टेबल पर रख उठा। इसका मतलब यार रात यहीं पर हो? फरहान उसका जवाब सुन अगला सवाल दाग गया। नहीं, मैं शाम तक वापस निकल जाऊँगा। मुझे सिर्फ सफदर चाचू से मिलना है और मेरा काम हो जाएगा। फरहान ने भी तेज से जवाब पास किया था, जबकि तभी फरहान का फ़ोन बजा था। मैं इस वक्त बड़ी हवेली में हूँ। फरहान ने जैसे ही फ़ोन पे किया सफदर से हाल चाल पूछ साथ ही कहाँ हो बताया। आप यहाँ आ रहे हैं? फरहान सुन उठते खड़ा हुआ। ठीक है, आ जाएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फरहान मुलाजमों को जल्दी हाथ चलाने को का इशारा करते फ़ोन रखते पलटा। सफदर चाचू यहाँ आ रहे हैं? फरहान जो पहले ही खड़ा था कब ऊपर चढ़ाए गोया। हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं। फरहान को सरसी सा बुलाते बच्ची को आवाज़ लगा गया। चलो फिर मैं निकलता हूँ। फरहान ने इजाज़त चाहिए थी। एक मशवरा दूँ? इससे पहले फरहान कदम उठाता फरहान ने पूछा। वो वहीं मतवजा हुआ था लेकिन बोला कुछ भी नहीं। जो आयत कहती है वही करो। अगर उसने कहा है तो दूसरी शादी की तैयारी शुरू करो। फरहान जो पुरस्कुन चेहरा लिए खड़ा था, उसके ऐसे आयत का साथ देते मशवरे में शादी कर लेने का समतपार चेहरा लिए फरहान को बोलने के लिए लब खोलने लगा तो उसके उंगली उठाते थोड़ा ऊंची और जोर डालते बोलने पर कै मरई नुक्ते पर नजरें जमा गया। अगर तब तुम ठंडे दिमाग से काम लेते तो उसका चेहरा गौर से देखते। क्या वो बहुत खुश थी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई बीवी शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे खुश हो सके। कोई भी औरत चाहे मोहब्बत करती हो या नफरत, वो कभी भी अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आयत के बिहेव से पता चल जाएंगे। फरहान कहते खामोश हुआ तो फरहान आराम से आगे बढ़ा। वो सीधा घर वापस आया था और जख्मी शेख की तरह कमरे में दाखिल होते एक नज़र सामने जाए नमाज पर खड़ी आयत को देखा जो सजदे में जा रही थी। वो वैसे ही उसको देखते सूफे पर गिरने वाले अंदाज में गिर खुद के जख्मी हाथ को देखा जिस पर थोड़ी देर पहले फरहान ने पट्टी की थी। वो रास्ते में ही पट्टी निकाल फेंक खोला जख्म लिए घर आया था। अभी सैसी सा हाथ देख सूफे से पुश्त लगाते सन पीछे गिराए, बायां हाथ खुद के माथे पर टकाया। आए जो सलाम फिर तेजी से नजरें मुकाबल की तरफ फेंक गई थी, तस्बीह करते हाथ उठाए, दुआ मांगते उठी और जाए नमाज इकट्ठा करते वही ज़मीन पर रखा। वो अपने दुपट्टे की पिन निकालते उसको ढीला करते नंगे पाँव छोटे छोटे कदम लेते सूफे पर पड़े स्थित तक उनको देख गई। वो बेनियादी से दोनों टांगे ऊपर नीचे किए टेबल पर रखे सर तूफे के पीछे गिराए लेटा था। जैसे ही नज़र उसके जख्मी हाथ पर पड़ी, वो खून देख तेजी से नंगे पाँव वैसे ही चलते बॉक्स उठाते बिना आवाज़ किए करीब बैठी, यूँ कि वो उसकी आहट से उठ ना पाए। वो उसका जख्मी हाथ देख दर्द से बॉक्स खोले रुई निकाल उसका सख्त हाथ अपने नाजुक से मुलायम हाथ में पकड़ा। वो एकदम से उठा था जबकि उसके ऐसे हड़बड़ाते उठने पर आयत डरी थी और उसका हाथ छोड़ा था। वो उसके इस अफरा तफरी पर दबी सी आवाज़ में फनकारा, सो सॉरी। वो आयत को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ फ़ौरन से माफ़ी मांग वापस से हाथ थामा, जबकि उसके ऐसे हड़बड़ाने पर दुपट्टा जो सर पर था नीचे कंधों पर गिरा। वो कुछ भी नहीं बोला था और आयत बिना इसको देखे अपना काम करना शुरू हुई थी। फरहान जो उसके ही चेहरे को तक रहा था, फरहान की बातें याद करते गौर से उसको दिखा। तभी मुकाबले की नज़र उसके चंद शरारती बालों पर पड़ी जो उसके चेहरे के आगे शरारती लट्टों की तरह होंठों को छू रहे थे। फरहान जो उसकी तरफ पूरी तरह मतवजा बैठा था, उसकी झुकी नजरें देख खुद के मुंह से सांस भरते हल्के से चेहरे पर फूंक मारी। आयत जो उसकी नज़रों को अच्छे से अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, उसके अचानक से ऐसे करने पर लरसते आंखें बंद करके गर्दन पर रगे तनी थी जो कि सांसें वहीं थमी थी। इन बालों को सुइयां लगाते कैद करो। अगर नहीं कर सकती तो इनको चेहरे पर छूने ना दो। अगली बार ऐसे बाल देखे तो अभी तो हल्के से खींचे हैं, फिर लिहाज नहीं रखूँगा। फरहान जिसने हल्के से बाल की लट पकड़ते खींची थी, अब के उसके हाथों से बालों को हटाते कान के पीछे चला गया। आयत ने तभी से निकालते मुकाबले के बोझल चेहरे को देखा। कपड़े निकाल दूँ? मुझे ज़रूरी काम से जाना है। फरहान बिना कुछ आगे बोले उठा तो आयत उसको वॉशरूम में घुसते देख हैरान हुई। सुबह कितने रोक से कहा था मुझसे दूर रहना, अभी देखो गुस्सा ठंडा हुआ तो आराम से मुझे छू भी लिया। आयत मुँह जोड़ते आराम से कब्र की तरफ गई ताकि कपड़े निकाल सके। मीरपुर साईं ये ले। खादम फरहान को कमीज शलवार में मलबूस देख फ़ोन आगे करता बोला, फरहान अभी भी वहीं है या चला गया? काबिल ने फ़ोन पकड़ते सस्ती सी नज़र दौड़ाई थी और बंद करते वक्त में रखा। साईं जब मैं बड़ी हवेली गया तो वहाँ कोई नहीं था। खादम ने इतना बताते खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब वो चला गया। फरहान जवाब जो अब के
ग्लासेस लगाते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। एक नज़र लॉन के दूसरे हिस्से की तरफ जाती राहगीरी की तरफ डाली। खादम वो वैसे ही सहसी सा हाथ अपने वैस्के को लगाते उसको पुकार गया। जी साईं। खादम सर झुकाए आगे हुआ। आज अच्छे से सफाई करवाना और ध्यान में रहे तुम्हारी छोटी बीबी की नज़रों में कुछ ना आए। बुरहान गाड़ी में सवार होते खादम को ये काम देते हाशिम और बाकी कार्ड के साथ करते निकला। जब भी बुरहान का मूड बनता कि वो मुराद और जन्नत की वीडियो देखेगा, खादम को ठहर कर उस कमरे की सफाई करवाने का हुक्म देता। हाशिम बुरहान जो बड़े फार्म हाउस आया था जहाँ पर ज़ुलेखा को रखा गया था, हाशिम को आवाज़ देते वहीं खड़े गौर से फार्म हाउस को देख गया। यस सर। हाशिम तेजी से करीब हुआ। पता करो ये गफ़ार चौधरी कौन है। बुरहान अपनी आंखों पर लगे ग्लासेस को ससी सा किनारे से हाथ लगाते आगे बढ़ा, जबकि तभी बुरहान को याद आया था जब वो सरहान से इजाज़त लेते निकला था तब वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ गया था। वो वापस आया था हवेली, तब तक सफदर शाह भी पहुंच चुके थे। बुरहान जब फ़ोन लेने की घर से हवेली के अंदर गया था, अभी वो बिना शोर किए आगे बढ़ रहा था कि कहीं सफदर इसको इस हाल में ना देखे कि अचानक से सरहान और सफदर की बातें सुनी। वो कुछ ज़्यादा तो नहीं सुन पाया था, लेकिन हाँ पर वो सिर्फ इतना सुन सका कि किसी गफ़ार नाम को लेकर बेहद आग बबूला हुए थे दोनों ही। सलाम सरकार। ज़ुलेखा बुरहान को अपने सामने विराजमान होते देख माथे के करीब हाथ ले जाते बोली, वालेकुम सलाम। कैसी हो अभी? वो ग्रे कलर की ग्लासेस उतार सामने टेबल पर रखते अपनी नई इस्लामी बातों की वजह से उसका हाल दरियाफ्त कर गया। मैं ठीक सरकार। ज़ुलेखा जो उसके लोगों से खुश हुई थी, एक नज़र आसपास खड़े सभी को देखते काशिफ को देखा, जिसने काफ़ी उसका ख्याल रखा था। तो इसका मतलब अभी तुम मेरे सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? बुरहान जो टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था, हाथों को आपस में मिलाते नीली आंखें ज़ुलेखा पर गाड़ी। सरकार आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मुझे ठीक से बता दें, मैं सब कुछ बता दूंगी। ज़ुलेखा जो चेयर पर बैठी हुई थी ससी सी ने कहा। कमरे में मौजूद सभी कार्ड्स को देख ससी से हाथ जोड़ बोली, आयमा, जन्नत कोठे की जीनत, रोशन तार, जन्नत की माँ, इन औरत के बारे में क्या जानती हो? मुझे सब कुछ जानना है। शायद तुम्हें याद ना हो, मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। जन्नत जिसका असली नेम आयमा था, वो फैसल शाह की जन्नत थी जितना मेरे इल्म में आया है। वो अब के चेयर की टेक छोड़ सभी कार्ड्स को बाहर जाने का इशारा कर गया, जबकि हाशिम और काशिफ वहीं खड़े रहे। फैसल शाह तो आयमा के साथ घर बसाने वाला था, इसको वहाँ उस कोठे से निकाल किसी आलीशान घर में ले जाने वाला था। फिर अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। बुरहान माथे पर शिकन समेट उनमें चुका वापस से चेयर के साथ टेक लगाते दोनों हाथों को चेयर के ऊपर टकाया। आयमा, ज़ुलेखा की सांस जैसे थमी थी। वो कैसे फैसल शाह के बारे में ज़ुबान खोल सकती थी? वो घबराई थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकती। बुरहान ने अच्छे से नोट की। क्या हुआ? ये नाम क्या काफ़ी भारी है? वो आईब्रो झुकाए धीमे से बोला तो ज़ुलेखा ने मुश्किल से थूक निकला। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे मेरे पूछे गए सवालों के जवाब दो। बुरहान इसको खामोशी तारी किए इधर उधर देखते देख सपाट होते बोला, तुम कब से रोशन बेगम और आयमा को जानती थी? बुरहान ने अब के सिगरेट निकालते लब में दबाते पूछा। तब से जब से उस कोठे में आई थी। रोशन बेगम का राज चलता था उस कोठे पर। आयमा यानी जन्नत उस कोठे की शहजादी कहलाती थी। सुना था मैंने कि रोशन बेगम ने अपनी बेटी को बहुत नाजुक हाथों से कराची के मशहूर कोठे कलियों में पाला और पैदा की थी। जब मैं जन्नत कोठे पर रोशन बेगम के अंडर आई तब मुझे पता चला कि वो कैसी औरत है। वो हद से ज़्यादा लालची औरत थी। जब जन्नत कोठा कैसे बना कोई नहीं जानता था। हम सब गुलशन कोठे पर रहते थे। मेरी एक दो चकलियों कोठे में रोशन बेगम के पास रहती थी। उसने बताया कि कैसे एक दिन रोशन बेगम कुछ दिन लाहौर का कहकर कराची से गई थी। जब वापस आई 5 दिन बाद तो बोली, सब अपना सामान बांध लो, इससे आलीशान कोठे पर सज जाएंगे। जिस कोठे में पहले रहते थे वो किसी कराची के मशहूर रईस का था। रोशन के कहने पर कराची छोड़ सभी लाहौर चले आए। तब इस कोठे का कोई नाम नहीं था। पहले कभी भी रोशन ने अपनी बेटी को नाचने नहीं दिया था। एक दिन वो इसको नाचने का बोल गई और इसको सब सिखाना शुरू हुई, कैसे किसी को अपनी अदा में फंसाते हैं। बस फिर जब मैं इस कोठे पर भाग कर आई तो तब मैंने आयमा को पहली बार नाचते देखा, वो भी फैसल शाह के सामने। वो दिन और उसके बाद कई सालों के दिन इस कोठे में आयमा के जलवे बिखरे। तभी फैसल शाह ने उस कोठे का नाम जन्नत कोठा रख दिया था और सबको खबरदार किया था कि आज के बाद आयमा को जन्नत के अलावा किसी और नाम से पुकारा नहीं जाएगा। वो अक्सर आयमा को नीली आंखों में देखना चाहता था, इसलिए उसने साफ इसको सिर्फ नीले लेंस पहनने का कहा था। आहिस्ता आहिस्ता जन्नत के रक्स को देखने के लिए बड़े बड़े लोग उस कोठे पर आने लगे। वो सब सिर्फ उसका रक्स देख सकते थे। किसी को भी उसके पास जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन फैसल शाह हर रात जन्नत यानी आयमा की बाहों में गुजारता। रोशन बेगम को तुमसे नफरत क्यों थी? बुरहान जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था, गाल पर मुट्ठी बनाए हाथ रखे वैसे सवाल दागा। ज़ुलेखा ने सहसी सा बुरहान को देखा। मैं अक्सर इसको बोलती कि मुझे अपनी खास बंदी बना ले, लेकिन इसको जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी कि वो मुझे झड़क देखी। उसकी उसी झड़क की वजह से मेरे दिल में भी उसके लिए नफरत पैदा होगी। और ये नफरत ऐसी थी कि मैंने तय कर लिया रोशन की जगह इस मलका की रानी मैं बनूंगी। मैं फैसल शाह की कमरी बन गई। रोशन बेगम को मिलने अक्सर उसका कोई रिश्तेदार आता था। वो ये बात कभी भी फैसल शाह को पता चलने नहीं देती थी। मैंने एक दिन देख लिया और फैसल शाह को बता दिया। तब फैसल शाह ने जो माँ बेटी का हाल किया था मुझे देखकर बड़ा मज़ा आया। रोशन चाहती थी कि फैसल शाह उसकी बेटी को यहाँ से आलीशान हवेली में ले जाए, लेकिन अफसोस उसका ये ख्वाब बनकर ही रह गया। उसकी वो बेटी समझ गई कि फैसल शाह सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आता है, मगर उसकी माँ ये बात ना समझ सकी। मैंने तय कर लिया था कि वो इस कोटे को छोड़ देगी, लेकिन वो भी ये कदम ना उठा सकी। चूँकि वो फैसल शाह के बच्चे की माँ बनने वाली हो गई थी। तब रोशन बेगम बहुत खुश हुई कि अब जैसे मर्जी हो फैसल शाह को आयमा को यहाँ से लेकर जाना ही
होगा। फैसल शाह आता था और आयमा का बहुत ख्याल भी रखता था। तभी अचानक से किसी ने रोशन बेगम को बताया कि फैसल शाह के रिश्ते की बात चल रही है। रोशन बेगम बहुत फिक्रमंद हुई, लेकिन इस बात का जिक्र कभी भी उसने आयमा से ना किया। महीने गुजरे और आयमा का बच्चा इस दुनिया में आंखें खोल गया। फरहान जो आराम से टेक लगाए बैठा था, फैसल शाह का बच्चा भी है सुन शौक हुआ। जबकि वो टेक शोर हैरानगी आंखों में भर गया। आयमा ने एक लड़के को जन्म दिया। फैसल शाह बहुत खुश था। पूरे कोठे में खुशियां मनाई गई। पहले तो बाकी रक्स देखने वाले आने वालों को पता ना चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वो इसको फैलाने और इसको पिलाने वाली मैं ही थी। मैं चाहती थी लोग आयमा का रक्स देखना बंद कर दें ताकि रोशन बेगम की हार हो जाए। अभी बच्चा 4 माह का हुआ था कि फैसल शाह होशियारी से काम लेते बच्चा आयमा से ले गया। रोशन बेगम और आयमा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फैसल शाह को पता चल गया था कि कोटे से होने वाली कमाई कम होनी शुरू हो गई है, इसलिए वो अपने बच्चे को वहाँ से ले गया। आयमा को अपने छोटे भाई असलम शाह से मिलवाया। वो रोते अपनी झोली उसके सामने फैला गया कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इसको मेरी गोद में डाल दो। हम तुम्हारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छी करेंगे। आयमा बहुत रोई थी। वो किसी भी कीमत पर अपना बच्चा देना नहीं चाहती थी, लेकिन फैसल शाह ज़बरदस्ती बच्चा आयमा से छीन ले गया। वो रोती रही, भीख मांगती रही, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। बच्चे का नाम क्या था? बुरहान ने तेजी से पूछा। रब जानता है सरकार, तब तो बच्चे का कोई नाम नहीं रखा गया था। हाँ, इतना पता है कि वो बच्चा अभी भी असलम शाह के पास है, इसी का बेटा कहलाता है। इसका मतलब जमाल। बुरहान की ज़बान साफ हुई थी, जबकि वो इतना शौक हुआ था कि उठते खड़ा हुआ। जमाल शाह फैसल शाह का बेटा है। बुरहान को अपने कानों पर जैसे यकीन करना मुश्किल लगा था। फिर फैसल शाह ने आयमा को वहाँ से निकाला। बुरहान वापस से बैठा था। कहाँ सरकार, हो बेचारी कितने महीने अपने बेटे के गम में बैठी रही। जब संभली तो वापस से अपने काम में मगन हो गई। जब भी फैसल शाह आता, वो जिद करते अपने बेटे की तस्वीरें उससे ले लेती। 2 साल का हुआ और ऐसे ही 4 साल गुजर गए। अल्लाह ने फिर एक बार आयमा को माँ बनने का मौका अता किया। तब फैसल शाह किसी भी कीमत पर वो बच्चा रखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर खामोश हो गया। इसकी वजह क्या थी कोई जानता नहीं था, लेकिन हाँ, उसने फिर से बेटा होने का ही आयमा को बोला था कि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन औलाद तो अल्लाह अपनी मर्जी से अता करता है। फैसल शाह ने अपने खानदान में शादी कर ली थी, ये बात मैं जान गई थी, मगर आयमा और रोशन बेगम बेखबर थी। आयमा ने उसी कोठे पर दूसरी औलाद को जन्म दिया और इस बार वहाँ आंखें खोलने वाली लड़की थी। प्रांत जो बहुत गौर से सब कुछ सुन रहा था, एक और बच्चे का तासुरात नॉर्मल ज़ाहिर किए। फैसल शाह पहले तो हर रोज़ आयमा के पास आता था, फिर जब भी पैसे लेने भेजता तो अपने किसी आदमी को भेज देता। रोशन बेगम को शक पड़ गई। तब उसने पता करवाया तो फैसल शाह की शादी का सच इन दोनों माँ बेटी के सामने आ गया। तब आयमा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। जैसे भी हो, वो कहीं ना कहीं फैसल शाह को चाहने की गलती कर बैठी थी। जब एक दिन फैसल शाह वहाँ आया तो आयमा ने उसके साथ ज़बरदस्त झगड़ा किया और उसको धमकी दी कि मेरा बेटा मुझे वापस करो और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। अगर तुमने मेरे बेटे को मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर, तुम्हारी हवेली में आकर पूरे खानदान के सामने अपनी बेटी को डालकर साबित कर दूंगी कि मेरी और तुम्हारी औलाद है। फिर तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फैसल शाह गुस्से से आयमा को मारने भागा, लेकिन वो देख न सका और नोकदार चाकू जो टेबल पर पड़ा था इसको लग गया और वो ऐसी जगह पर लगा था कि सारी उम्र के लिए बाप बनने से महरूम हो गया। फैसल शाह ने बोल दिया था कि किसी भी तरह आयमा की बेटी को मुझे मारना होगा ताकि वो किसी भी तरह इसको ब्लैकमेल ना कर सके। इससे पहले मैं कुछ कहती, आयमा को फैसल शाह पर शक हो गया। जब मैंने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की, आयमा ने मुझे पकड़ लिया और तब रशियम बेगम ने मुझे बहुत मारा, इस कदर कि मैं मरते मरते बची। वो मुझे एक कमरे में बंद कर गई और फैसल शाह को कोठे पर आने से भी मना कर दिया। फैसल शाह खुद तो कोठे में आ नहीं सकता था। उसने अपने एक आदमी के हाथ पैगाम भेजा कि मैं तैयार रहूं, कुछ आदमी वो कोठे पर भेजेगा, इनके साथ मिलकर मुझे अब अकेली बच्ची नहीं, आयमा और उसकी माँ को भी ख़त्म करना होगा। उसके बाद ये कोठा मेरा। मैं ये सुन बहुत खुश हुई। बस फिर रात को जब सब सो गए तो मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर उनको मारने के लिए कमरों की तरफ बढ़ी। आयमा जो रात को अपनी बेटी के लिए पहरा लगाती थी, मेरे आदमियों को देख भागी। हमने उसको वहाँ मारा, लेकिन वो जख्मी हालत में भी कमरे में घुस अंदर से बंद कर गई। मैं दूसरी तरफ रोशन बेगम को सोए देख तेज चाकू लिए अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल गई। जब मैं रोशन बेगम का काम तमाम करे थे, आयमा के कमरे में आई तो कमरा खाली मिला। वो जख्मी हालत में ही अपनी बेटी को लिए वहाँ से भाग निकले। उसके बाद वो कभी भी हमें नहीं मिली। हमने रोशन बेगम को उसके कुछ खास मुलाजमों को रातों रात ही जंगल में फेंक आए। आयमा कहाँ गई? बुरहान ने मुठ्ठियाँ भीजते पूछा। सरकार, हमें शक था कि वो अपने रिश्तेदार के पास गई होगी, लेकिन हमें ना ही वो मिली और ना ही उसका वो रिश्तेदार। उसका कोई नाम तो होगा, कोई तस्वीर। बुरहान लगे तने वैसे ही सपाट धाड़ा। सरकार, उसका नाम शायद दादा बख्श था। जुलेखा ने डरते जवाब दिया तो बुरहान, जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे, नाम सुन तेजी से कमरे से निकला। दादा बख्श। वो पूरी तरह उलझ चुका था कि वो कहाँ जा रहा है। क्या आयमा जिंदा होगी? ये सवाल बुरहान के दिलो दिमाग में छाया। फैसल शाह, तैयार रहो। तुम्हें भी अगर पूरे खानदान के सामने दलील न किया तो मेरा नाम भी बुरहान शाह नहीं। बुरहान, जिसके दिल में पहले से ही फैसल शाह को लेकर शक रहता था कि वो आदमी ठीक नहीं, आज इतना बड़ा सच सुन गुस्से से वो नफरत अंगेज लहजे में बोला। हाशिम। बुरहान ने थारते आवाज़ लगाई तो हाशिम और काशिफ जो उससे चंद पासे पर खड़े थे आगे हुए। यह सर वो हड़बड़ाते बोले, मुझे किसी भी तरह दादा बख्श यहाँ मेरे पास चाहिए। जैसे मर्जी उसको तलाश करो, मुझे वो जिंदा चाहिए। मीरपुर में पूरी तरह फैल जाओ और इसको हर जगह, मीरपुर के छोटे से छोटे शहर गाँव में इसको ढूंढो। उसकी जान मेरे लिए बहुत खास है। बुरहान सपाट वहशत आंखों में लिए बोला तो हाशिम लोग अच्छे से समझे।